Hello guys, welcome to this video. This is our lecture second for unsolved paper of maths of solution set third 2024. Okay, and you know that this is a previous year paper which code is EZ. तो ये सोल्यूशन सेट आपका थर्ड का सोल्यूशन है आपको जिस स्क्रीन पे शो हो रहे हैं सारे क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट और थर्ड के सारे पार्ट ओके ए से लेके डी तक और 2 के भी ए से लेके ई तक हम लोग सारे पार्टों को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आपके लिए ये वेरी यूजफुल है और आप जानते हैं फरवरी में आपका एग्जाम है 2025 तो और इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। ये आपका इसका पहला पार्ट हो गया था। हमें इसका निकालना था प्रिंसिपल वैल्यू। ऐसे बता दूं होता क्या है, आपको कहीं का प्रिंसिपल वैल्यू बोली जाए निकालने को तो मतलब आपको रेडियन में करना है। अगर इस तरह कुछ हो तो आप जानते हैं कि वो कोसेक इनवर्स हमने पास लेक्चर में उसको बताया था, यहाँ भी समझ सकते हो आप लोग। आपको कोसेक इनवर्स घटाना है तो आप जानते हो कि साइन π/4 कितना होता है आपका 1/√2 और साइन को उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ हम लोग क्या रख सकते हैं कोसेक π/4 और कोसेक इनवर्स बाहर है, कोसेक कोसेक एकदम सिर्फ आपका π/4 बचता है। तो π/4 आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ जाता है। ओके, लेकिन हमें इसे फिलहाल तो हो ही गया, डिटेल में समझना होगा तो आप जाके फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। हम लोग बात करते हैं सेकंड से, जो कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन यूज है कि गाइस। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट वाला 2 का बी पार्ट पहले मैंने बता दिया। सेकंड पार्ट हम लोग मूव करिए। फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos sin इनवर्स sin x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ cos इन ब्रैकेट sin ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आपको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इससे कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, उसको सिर्फ डिफरेंशिएट कर दो बस इस फंक्शन को पूरे। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये आपके y या z के इक्वल है। ओके, जैसे हम लोग प्रॉपर नॉर्मल करते हैं तो लेट y इक्वल टू cos ऑफ साइन x स्क्वायर। ओके, cos ऑफ साइन स्क्वायर हमने मान लिया फंक्शन अगर इसके इक्वल है तो हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या हो जाएगा आपका गाइस dy/dx एंड दिस इक्वल टू cos का डिफरेंशिएट क्या होता है, मतलब हमें d/dx इस तरह से करना है cos ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर। अब cos का क्या आता है डिफरेंशिएशन, cos का पता नेगेटिव में माइनस साइन फिर उसका एंगल साइन ऑफ x स्क्वायर और फिर से हम लोग d/dx करेंगे इसका साइन ऑफ x स्क्वायर का। तो d/dx ऑफ साइन ऑफ x स्क्वायर तो आपका ये बचा इधर माइनस में साइन ऑफ x स्क्वायर। अब d/dx साइन का क्या होता है आपका cos होता है तो cos x स्क्वायर। फिर से हम लोग d/dx करेंगे इसके एंगल वाले वैल्यू, क्यों, क्योंकि आपका नॉर्मल फॉर्म में नहीं है इसलिए हम लोग फिर से करते हैं। तो आपका नेगेटिव साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू में cos ऑफ x स्क्वायर। cos स्क्वायर से क्या होता है ये और फॉर्म d/dx x की पावर n से क्या कहता है ये n x की पावर n माइनस 1 ना। तो n यहाँ कितना है 2 इंटू 2 माइनस 1 मतलब कितना 2x। ओके गाइस, तो इंडिफिनिट है तो हम लोग यहाँ पर प्लस ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस पूछ रहा फाइंड द कोएफिशिएंट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। तो आप इस फंक्शन तो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 2x प्लस c। इट इज योर रिक्वायर्ड answer and it is your 1 mark. So if you solve this question then you can got 1 mark. Okay, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। सॉल्व करना है, वेरी इजी है। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन में किस फॉर्म का है आप लोग तुरंत आइडिया लग गया होगा कि आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ओके, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो वेरिएबल से फॉर्म हम करते क्या है यहाँ पर कि जो x का होता है सारे टर्म को x साइड कर दो और y वाले सारे टर्म को y की साइड कर दो। तो ठीक है, हम लोग x उठा के इधर पटक देते हैं, इधर पटकना नहीं y को उठा के इधर पटक दो। तो ये कितना हो जाएगा इस d
वाई स्क्वायर बराबर माइनस में 4x और dx यहाँ भाग गया ना, ये यहाँ भाग गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हमारे पास सेपरेट हो गया, हम चाहो तो हम लिख दो बाई सेपरेबल फॉर्म, सेपरेबल फॉर्म। अब ना आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, तो ये तो हमारे पास y ऊपर जाएगा, तो y पावर माइनस 2 dy यहाँ माइनस 4 x कितना स्क्वायर बाई 2 आ जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस सी हम लोग ऐड करेंगे, इंडिफिनिट है तो इसकी तरफ हम लोग ऐड करते हैं, डिपेंडेंट की तरफ नहीं। ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला फार्मूला आपको मालूम हो चाहिए, कौन सा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, ये क्या कहता है, x की पावर n प्लस 1 में n प्लस 1। तो यहाँ y है और जहाँ n है वहाँ माइनस 2 है, तो यहाँ y की पावर माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, y की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपान में माइनस 2 प्लस 1। इधर हमारे पास 2 से 2 टू जा 4 माइनस 2 ऑफ स्क्वायर प्लस सी, और यहाँ माइनस 2 मतलब माइनस 1, और यहाँ पे कितना जाएगा y पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1, निगेटिव ले आएंगे मतलब नीचे कर देंगे, हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस 2 ऑफ स्क्वायर प्लस सी। अब अगर हम लोग माइनस यहाँ कॉमन कर लें तो हमारे पास माइनस माइनस कर सकता है, तो हमने यहाँ माइनस कॉमन कर लिया तो हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर माइनस सी, ये माइनस माइनस उड़ गया, तो यहाँ से y क्या बचेगा, इसका ट्रांसपोज मतलब इन्वर्स कर दो कि बाई प्रॉपर्टी, तो 2 ऑफ स्क्वायर प्लस सी। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड सोल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपका क्या है, सोल्यूशन है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं करना था, वेरिएबल से पर लगाना था और इसको इधर उधर भगाकर इसको इंटीग्रेट कर देना था। इंटीग्रेट करने के बाद आप इस तरह सॉल्व करते y, क्योंकि ऐसे केसेस में आपको y निकालना था, यहाँ पर मत छोड़ देना, यहाँ पे छोड़ दोगे तो आपको कुछ नंबर काट भी सकता है, प्रॉपर y की टर्म में लिखा करो आप लोग। ओके गाइस, नेक्स्ट हम लोग मूव करें। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट log e base x विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है log e base x का। वैसे तो आप लोग जानते हो log e base x, log x का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन तो बहुत ईजी है, 1/x आता है, लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे होता है। हमें करना है इंटीग्रेशन इसका log e base x का विद रिस्पेक्ट टू dx। अब अगर आप लोग यहाँ देखो तो आप लोग कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, तो जब हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं लेता तो हम लोग कुछ जुगाड़ करते हैं। जुगाड़ यहाँ पे क्या करेंगे, बाई प्रोडक्ट टूल अप्लाई करेंगे। आप जानते हो 1 तो हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो हमने कर दिया 1 में। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकंड मान लें बाई आईलेट। आईलेट क्या कहता है गाइस आपको, इनवर्स फर्स्ट देन लॉगरिथम। लॉगरिथम हमारे पास फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, अलजेब्रा हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा। हाँ, नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा और दूर लिखते हैं तो क्या आपको समझ में आएगा। ये सेकंड, यहाँ पे 1 हमें कहता है, dx हमारे पास इस तरह था, तो फर्स्ट इंटू सेकंड। अब हमारे पास क्या कहता है ये कि फर्स्ट को छोड़ो सेकंड का करो इंटीग्रेशन, तो फर्स्ट को हमने छोड़ा सेकंड किया इंटीग्रेशन, मतलब 1 dx माइनस, इसको छोड़ो उसको करो डिफरेंशिएशन, तो लॉग इसका कितना आता है 1/x, फिर से हमें 1 करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तो 1 का x आता है और बाहर वाला ये dx आ गया ना, x खत्म। यहाँ पे क्या बचा आपका log e base x इंटू इसका कितना x यहाँ पर खत्म, तो यानी सिर्फ x प्लस सी ना, मतलब क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ log e base x dx दिस इक्वल टू एच log e base x माइनस e base x यहाँ कर दो और माइनस x प्लस सी। तो छोटा है लेकिन है बड़ा टेढ़ा, क्या हुआ ये x log e base x माइनस x प्लस सी। तो इतना हमने सॉल्व किया, मतलब ये समझो कि आपके एग्जाम में जो है 52 अप्रोक्सीमेट 60 तक आपको इजी आते हैं। अगर आपने हर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड एक्सरसाइज तक, तो हर चैप्टर के मतलब, और कुछ डाल दिए जाते हैं मतलब नियर अबाउट 30 to 40 आसपास, थोड़ा डिफिकल्ट।
ना कि जो पढ़ रहे हैं वही कर पाएँ, बाकी लोग ना कर पाएँ। तो अगर आप थोड़ी मेहनत किए हैं तो आप लोग अप्रॉक्सीमेट 50 नंबर तो गेन कर ही ले जाओगे। बचा 50 में, 50 में फाइट करनी पड़ेगी आपको, जो भी बचा 40 या मान लीजिए आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब ये क्या हमको पूछ रहा है, इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इक्वल टू 5/13। मतलब अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है और यहाँ पे आपको कंडीशन प्रोबेबिलिटी भी दी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। आपको इस जानते हैं हम लोग इसको कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम लोग बोलते हैं। 3/10 दिया गया है। देन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, फाइंड करना है। अब आपको जो अगर फाइंड करना है आप लोग उसको, उसका अगर फॉर्मूला ओपन करो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, तो गाइस ये क्या आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ना। मतलब आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे कहने दिख रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी दिख जाएगी, टू को उधर भेज दोगे तो। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नहीं दी गई है, वो कहाँ से मिलेगी, इस वाले से मिलेगी। पहले इसको हम लोग सारे पहले इसको निकाल लें यहाँ पर ना। सो हेयर इसको हम लोग ओपन कर देंगे कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी को, जो कि हमको दी गई 3/10। अभी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 3/10। हाँ, हमें इतना चाहिए तो बाकी उठा के इधर हम भेज देते हैं। यहाँ से क्या पा जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3/10 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ रही है, इतनी आपको दी गई है, 3/10 इंटू 5/13 और 5 टू जा 10। सो दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर सिर्फ 3 बचा, 3/32, 13 टू जा कितना होता है 26, मतलब 3 कितना आ गया 26 आ गया आपका ये। ओके, तो ये आपका इंटरसेक्शन बी आ गया। अब बाय फर्स्ट इक्वेशन सारे वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो आपको पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग राइट करना सारा कुछ एग्जाम में, ये आपको फ्रंट पेज पे निकालना, कहीं रफ वाली जगह पे नहीं, जिससे उसको भी लग जाए कि हाँ आपने किया हुआ है, कहीं से मतलब इधर उधर से नहीं आपने देखा हुआ है। ओके, तो हमें क्या निकालनी है, ये निकालनी है ए होती किसके इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, दिस इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी, 2 इधर भेज दोगे तो 5/26 प्लस बी तो सेम ही आएगा, माइनस हमने यहाँ पे निकाल लिया, इसलिए हमने इसका ये हमें दिया गया था, और इसलिए इसका मतलब बिना यूज के कुछ देते नहीं है वो लोग, एग्जामिनर लोग, तो यूज है तभी दिए हुए हैं। सबका हम लोग एलसीएम ले लें, कितना एलसीएम 26, यहाँ पर 5, यहाँ पर 13 टू जा 5 टू जा 10 और -3 मीन्स कितना हो जाएगा 15 -3 मतलब 50 से कितना 12 अपॉन 26। अब 12/26 हमारे पास कुछ कटेगा ना, किस किस से, 2 से कट जाएगा, 2 से जा 12, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 6/13। ओके, इट इज योर आंसर। तो एक नंबर के लायक तो नहीं था, लेकिन 2 नंबर के लायक था, बट इतना ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर में पूछा गया था, फिर सेट थर्ड में, जो कि मैंने फ्रंट पे दिया हुआ आपका कोड, शायद समझ गए होंगे आप लोग, तो फिर आगे बढ़े हैं। हाँ, मतलब guys, आपके ये पार्ट बी के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, डी तक हमारे पास थे, जिससे हमने फर्स्ट पार्ट में ये यहाँ तक ई तक तो ना,
हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड पे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड हमको क्या दिया गया है? क्वेश्चन थर्ड में बोल रहा है डू ऑल दी पार्ट, सारे पार्ट यहाँ भी करने हैं। तो फाइंड द मैट्रिक्स ए बी, मतलब आपको प्रोडक्ट मैट्रिक्स फाइंड करना है जब ए और बी की वैल्यू इस तरह हो। तो ठीक है, हम लोग मल्टीप्लाई करना तो जानते ही हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, तो अब कौन सी बड़ी बात है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -1 2, बच्चों मतलब कैसे कर रहे हैं हम लोग 11 से, तो 4 -2 5 इंटू में इसका 2 1 6 7 5 3। गाइस अब ये आप लोग देखो, ये आप कितने, आपके रो कितने हैं? 2 हैं। कॉलम कितने हैं? 3। तो आपके 2 × 3 का मैट्रिक्स है। ये 3 रो 2 कॉलम 3 × 2 ना। मतलब आप लोग जानते हो ये प्रोडक्ट कब तैयार होता है? जब पहले का आपका कॉलम दूसरे का रो इक्वल हो। तो पहले में देखो 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो हैं, तो इसका प्रोडक्ट आपका मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करने के बाद जो न्यू प्रोडक्ट आएगा वैल्यू क्या आता है? इसका आउटर मतलब 2 × 2 की आपके मैट्रिक्स बनेंगे। यहाँ से हमें क्लियर हो गया इतनी बातें। तो इतनी बातें जब क्लियर हो गई, इसको हम लोग नोट भी कर लेते हैं ना। अब गैस हम लोग क्या करते हैं, पहले रो को उठाते हैं, पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं करस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट को, मतलब 1 को इससे, इसको इससे। अगर हम यहाँ बनाना चाहें रो, यहाँ तो मिटा सकते हैं, इसको इससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? -2 + 12 और +15 ना। अब इसको मिटा दें, अपने पास तो है ही मिटाने वाला। छोटा हो जा भाई तू, अरे ज़्यादा छोटा हो गया यार। बस अब इतना ठीक हो गया। अब अगर हम लोग यहाँ नेक्स्ट का, इसके पहले एलिमेंट करस्पॉन्डिंग मतलब ऐसे बात की जाती है, और थर्ड वाले को, सॉरी गलत बोल दिया, मतलब पहले वाला तो पहले पे जाएगा, दूसरा वाला इस पे जाएगा, तीसरा वाला कहाँ जाएगा? ये वाला इस पे जाएगा। तो बता देता हूँ, जाएगा -1 और 2 × 7 +14 और 3 × 3 +9 ना। अब इसको मिटा दें हम लोग। चलो ये भी काम था। अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके सारे रो को उठाते हैं, सेकंड रो को, फिर फर्स्ट कॉलम और करस्पॉन्डिंग मतलब 4 को 2 से, -2 को 6 से, इसको इससे। तो गाइस क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8, यहाँ और यहाँ से, और -2 × 6 -12 और 5 5 जा 25 ना। फिर ऐसे इसको उठाओ, इससे करो, 2 वाले को इससे, 5 वाले को इससे कर देना हमें। कितना हो जाएगा? 4 माइनस, बड़ा खींच दिया, 4 माइनस गाइस, उसके बाद -14 माइनस, हाँ, -2 × 2 -2 × 7 14 और 5 × 3 कितना होता है? 15 हो जाएगा, वही प्लस में। अब सारा हम लोग मिटा देते हैं, ये काम खत्म, ये भी काम खत्म। बस अपना ऐड वाला काम है, ऐड वाला तो हम लोग कर ही लेंगे, ये तो बचपन से ही करते आ रहे हैं। कितना हो जाएगा आपका ये? देखो 12 में से 2 जाएगा, 10 बचेगा, और फिर 15 + 10 कितना हो जाता है? 25। यहाँ पर 14 में से, यहाँ से हम लोग इसको करते हैं, 9 में से 1 गया तो बचा 8, 8 में 6 को ऐड करोगे तो 14 में 6 20, 20 + 2 कितना? 22। यहाँ -12 है, तो ठीक है, हम लोग 8 में से क्या करते हैं, 12 में से 8 को माइनस करते हैं, तो कितना हो जाएगा? -4 बचेगा, और -4 को 25 से हटाओगे तो 21। फिर यहाँ पर इसी तरह 15 + 4 19, 9 में 14 कितना बचेगा? 14 गया, 5 बचा। हाँ, मतलब कि आपके जो न्यू मैट्रिक्स वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है? वो 25 22 21 5। तो बस इतना करना था, एक नंबर आप काम बन जाता।
तो कितने देखो इसमें 2 का मैट्रिक्स 2 रो 2 कॉलम है जो मैंने यहाँ बताया था ना। तो मतलब ये आपने वैलिड आपने आंसर निकाला हुआ है। बस मल्टीप्लाई करने की गलती नहीं करना तो आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। इज द फंक्शन एफ एस डिफाइंड एफ ऑफ इक्वल टू दिस इज कंटिन्यूअस एट इक्वल टू 1 पर। मतलब क्या चेक करना है आपको, इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूटी के तो क्वेश्चन इस बार भी आने फिक्स ही हैं, ऐसा नहीं हुआ कि आए ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यू आप क्या करते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट किसकी को दिखाते हो, राइट हैंड के, और उस एट इक्वल टू 1 पे उस फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट इक्वल आनी चाहिए। तो आप लोग बोलते हो फंक्शन आप कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे से पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। उसको कैसे नोट करते हो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 1, जिस पे निकाल लेते हैं उसके ऊपर एक माइनस साइन लगा देते हैं। उसका मतलब होगा कि लेस देन की हम लोग बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। उसका मीनिंग क्या होता है कि x की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, जब ऊपर माइनस लग गया है तो जब x की वैल्यू छोटी हो या उसके बराबर हो, ठीक है, ये हम लोग छोटी की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखो कंडीशन के बराबर की भी बात की गई, मतलब दोनों कंडीशन में आपका फंक्शन एफ एक्स किसके इक्वल हो रहा है, x प्लस 5 के। तो गाइस आप क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू -1, आपका फंक्शन की वैल्यू चेंज होगा कितना, माइनस एक्स प्लस 5। अब ऐसा देखना लो जहाँ आपको पॉलिनोमियल दिया जाए, जैसे 3x प्लस स्क्वायर, 3x प्लस 2x प्लस 1, या x ऐसा कुछ साइन हो, कास हो, टेन हो, कॉट हो, कि वहाँ जो x की आपको जिस पे आप माइनस दिख रहे हो उसको नहीं, जो वैल्यू आपका 1 है, ये वाली 1, इसको तुरंत उठा के पटक दो x पर, सेम एज इट इज, माइनस वन लिखते हैं सिर्फ, वहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम लोग यहाँ पर उठाकर सेट कर देते हैं अपना। ओके, तो यहाँ मतलब क्या रखेंगे हम लोग, अब लिमिट इसकी ऐसी लिखती है तो मतलब हो जाएगा 1 प्लस 5। ओके, अब ये आपका 1 प्लस 5 हो गया, तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 आपका होता है 6 ना। तो मतलब ये आपकी आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब जब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई तो हमें निकालना है इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलती है देखना आप लोग नाउ। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 6 आ गई। ओके, तो राइट हैंड लिमिट कैसे आप लोग लिखते हो कि लिमिट, कुछ लोग एल टी भी लिखते हैं, कुछ लोग एल आई एम भी लिखते हैं, तो जो भी लिखो आपका दोनों सही है, यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हम एल टी लिख रहे हैं तो गलत है, सही है, ठीक है, दोनों आपके वैलिड हैं। राइट हैंड में गाइज करते हैं एक्स प्लस 1 कर देते हैं, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे लेफ्ट है, यहाँ पे राइट है, तो लेफ्ट हैंड हमने माइनस किया और राइट हैंड हमने प्लस किया विद फंक्शन का। इसका मतलब क्या होगा कि x की वैल्यू आपका 1 हो तो फंक्शन आपका क्या होगा, तो जो x की वैल्यू 1 है तो फंक्शन क्या दिया, x माइनस 1 दिया गया है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू +1 x माइनस 5। फिर यहाँ पर दिखा पॉलिनोमियल, तो हमने क्या कहा, जहाँ पॉलिनोमियल लिखे उसी का भी जो x की वैल्यू हो उसको तुरंत उठा के यहाँ पर पटक दो, मतलब रख दो। तो 1 माइनस 5 मीन्स कितना, -4 ना। तब यहाँ से आपको खुद ही ऑब्जर्व हो रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड राइट हैंड की इक्वल नहीं है, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जो आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल इक्वल है ही नहीं, तो फंक्शन की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मतलब इस जो आपका फंक्शन है कैसा है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इक्वल नहीं आ रही है। तो दिस इंप्लाइज f of x is not continuous। Yes, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। देख लीजिए, फिर आपको कोई डाउट हो कमेंट वमेंट कर दीजिएगा कि डाउट ना हो तो अच्छी बात है।
है, ये थर्ड का आपका बी पार्ट भी हो गया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सी पार्ट आपको गाइस इवेल्युएट करना है दिस इंटीग्रल, तो आपका फार्मूला ही है, लेकिन हमें यहाँ प्रूफ देना है कैसे आता है। सालों जानते हो, जब आपका कोई कांस्टेंट से वेरिएबल आपका माइनस होता है तो वैल्यू क्या आती है, साइन इनवर्स एक्स अपान है, ये आता है फार्मूला आपका इसका, अंडर इसका माइनस इसको साइन अपान है। बट एक्चुअल में आता कैसे है, इसी को हमें देखना है। ये तो अगर ऐसे केस कभी बने तो क्या किया करो कि जैसे हम लोग यहाँ से ए को बाहर लेना चाहते हैं, जैसे अगर मान लो अभी पॉजिटिव होता तो हम लोग यहाँ पुट करते एक्स बराबर ए, मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन प्लस एक्स पावर 10 थीटा पुट करते थे, जिससे हमारे पास वन प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है, तो वहाँ से आपका चेंज हो जाता काम। तो हमें ए को रिमूव करना है और हमें रूट को भी हटाना है। तो एक हम लोग क्या पुट, इससे मेरे पास रूट बैठ जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें एक्स पावर ए साइन थीटा या फिर कॉस थीटा, कुछ भी जो आप लोग पुट कर सकते हो। तो एक्स पावर अगर आप लोग को देखो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम लोग कि लेट एक्स इक्वल टू ए, चलो साइन ही मान लो, साइन थीटा, ठीक है। आपने इसको टू साइन थीटा माना, तो अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ दिया गया है एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एच डी एक्स बराबर ए साइन क्या होता है कॉस, कॉस थीटा इंटू डी थीटा ना, ये डी एक्स आपका हो गया। सर उठा के इस पर पुट कर दो आप लोग इसको, क्वेश्चन कोई फर्स्ट मान लो आप लोग, तो कैसे क्या हो जाएगा, बाई क्वेश्चन फर्स्ट, बाई क्वेश्चन फर्स्ट वी गेट इंटीग्रेशन 1 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर का सेम है, क्योंकि हमने एक्स को चेंज किया हुआ है। देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर करो, क्या पाओगे, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एस आपका क्या है, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा ना। भाई जी यहाँ से देखो इसको हम लोग बाहर करेंगे तो आपका रूट लगा है, मतलब ए ही आपका बाहर होगा, मीन्स ए कॉस थीटा थीटा पान में ए अंडर रूट क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से गैप गैप तो ये वही से आपका खत्म ना, मतलब ऊपर क्या बचा कॉस थीटा इंटू डी थीटा अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट हटाओगे तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, मतलब ये खत्म, कॉस थीटा खत्म, तो क्या बचा आपका इंटीग्रेशन डी थीटा, उस कंडीशन क्या आता है, सिर्फ थीटा आता है ना। तो यहाँ से हमें थीटा, अब थीटा कहाँ से मिलेगा, यहाँ से कैसे मिलेगा, तो थीटा बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, दशमलव थीटा बराबर एक्स अपान ए और साइन इनवर्स ना, क्योंकि जब इससे जब हटाओगे तो एक्सपान होगा, फिर क्या करने के साइन में से इधर जाएगा तो इनवर्स नेगेटिव में हो जाएगा, मतलब साइन में एक्सपान ये आ गया, मीन्स आपका क्या आ गया, जो इंटीग्रेशन था दिस इम्प्लाई इंटीग्रेशन डी एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या आ रहा है ये साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी ना, जो अभी हमने लिखा था। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको 3 फार्मूले होते हैं, आप जानते हो, यहाँ पे प्लस होता है, एक होता है आपका इसका प्लस ए स्क्वायर वाला, तो ये वही वाला है, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा कंप्लीट। ध्यान देना यहाँ पे एक बात को कि अगर यहाँ प्लस हो तो ऐसा कुछ हम करें कि यहाँ पे हमारे पास रूट हट जाए और ए स्क्वायर बाहर भी हो जाए, ठीक है। यहाँ नेगेटिव था तो हमने इस तरह इसको पुट किया, प्लस के लिए सेक ले लो 10 ले लो, जो ठीक लगे उस तरह से आप लोग ले लेना, आगे कभी आता है तो उसको एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, लेकिन यहाँ समझ लो आप लोग अगर कुछ ऐसा होता है तो। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये साथ हमारा लास्ट भी है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन कितने 30 आधा घंटे भी हो भी गए हैं, ठीक है। गाइस अब देखो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है
पार्ट थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो क्या दिया गया है, find the area of the parallelogram, find the area of the parallelogram whose adjacent sides are represented by the vectors this and this। ओके, मतलब एडजेसेंट साइड में क्या होता है आप जानते हो, कॉन्जुगेटिव साइड की बात की जाए तब बोला जाए एडजेसेंट साइड या फिर कॉन्जुगेटिव साइड। कॉन्जुगेटिव, दोनों की मीनिंग एक ही होती है ना। और कॉन्जुगेटिव मीनिंग जानते हो आप लोग क्या होता है, क्रम से, मतलब जो साइडें हों। तो पैरालेलोग्राम कैसे बनता है आपका, कुछ इस तरह से आपका डिनोट होता है। ठीक है, थोड़ा हम लोग सही बनाए तो इस तरह से, ये आपका एक पैरालेलोग्राम है, इसको मान लो कोई ए बी सी डी। आपको देखो यहाँ पे दिए गए कॉन्जुगेटिव साइड, मतलब मान लेते हैं अगर साइड हमारे पास ए है तो ये वाली साइड आपकी बी डिनोट करेगा ना। तो इन दोनों की आपको दी गई है वैल्यू, यहाँ क्या गिवन है, हेयर गिवन दैट ए इक्वल टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। वेक्टर भी क्या दिया आपको, i कैप प्लस 2j कैप माइनस में 2k कैप। तो आपको बतानी है एरिया। अब अगर आपको फार्मूला मालूम है तो आप लोग लगा सकते हो। तो एरिया पैरेललोग्राम आता क्या, अगर आपको दो साइड मालूम हो तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। आपको मालूम तो अच्छी बात है, लेकिन इसको करके जाने के इस पे फिक्स से क्वेश्चन भी आना। इस पे हो गया, ट्रिंगल पे हो गया। तो वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इन वेक्टर, आपका जब पढ़ाएगा तो वेक्टर जरूरत उसी में है, क्या कहती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर पी। मतलब ए क्रॉस बी का आपको वैल्यू का मैग्नीट्यूड ले लो, जो वैल्यू आएगी फिर आपकी इस पूरे फिगर की आपकी एरिया हो जाएगी। ये मतलब इस सबकी एरिया को रिप्रेजेंट करेगा वो। सबसे पहले हम लोग फाइंड करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे निकालते हो आप लोग, डिटरमिन करते हो, यहाँ लिखते हो आई कैप, जे कैप यहाँ लिखते हो के कैप। फिर वेक्टर ए की वैल्यू का आई जे का कॉफिशिएंट आई कितना दिया गया है 3, नेक्स्ट 2 वेक्टर बी का 1, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 तो आपका ही है, तो 1 2 माइनस 2। अब गाइस क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं ना। तो एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाय एक्सपेंशन, बाय एक्स क्या लिख रहा हूँ यार, एक्सपेंशन। गाइस हम लोग कैसे एक्सपेंड करेंगे, आई फिर इसके रो और कॉलम डिलीट मारो, तो आपके कितना बचेगा, कितना हो जाएगा ये, -2 × 4 और इधर -4 ना। फिर माइनस में आप करते हो जे कैप करते हो, फिर इसको डिलीट मारो तो ये -6 और -2 प्लस में आपके के कैप, फिर 6 माइनस कितना है 2, ये 6 - 2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस में 8 आई कैप, फिर यहाँ माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 6 + 2 8 और माइनस में 6 को प्लस कर देगा, मतलब 8 जे कैप, यहाँ 6 - 2 मतलब कितना 4 के कैप। तो ये आपका आ गया क्या, ए क्रॉस वी आ गया। लेकिन आपको एरिया क्या थी, इसका मैग्नीट्यूड, तो हम लोग ले लेंगे इसका मैग्नीट्यूड। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वी। अब इसका कितना था, आप लोग जानते हो सबका स्क्वायर करना, मतलब -8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 8 8 कितना होता है 64, और फिर यहाँ पे 64 और फिर 6 4 4 जा 16 गाइस, सारा ऐड करो, 6 + 4 10, 10 + 4 14 और 6 + 1
मतलब 1 + 6 7, 7 + 6 कितना 7 और 6 कितने होते हैं? हम्म हम्म बस कितना हो जाएगा आपका? ऐड करो एक बार फटाक से। ये तो हमारे पास 6 + 10 14, मतलब कैरी वहाँ 1 बचा हुआ ना, तो 6 + 1 7, 7 + 6 13, 13 + 1 कितना 14, मतलब आपका आ गया 144 और इसका स्क्वायर है ये 12 का स्क्वायर है आपका। सो कितने एरिया आ गई? सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गाइस हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिस विल बी 12। और यहाँ पे एरिया उसको कर दो स्क्वायर यूनिट, कि मेजरमेंट जरूर लिखना, उसका नहीं गड़बड़ हो जाएगा आपका काम, नंबर आपका कट भी जाएगा। तो ये आपका आंसर है 12 स्क्वायर यूनिट आपकी इस फिगर की एरिया आ गई जो आपको दी गई पैरेललोग्राम। तो इस तरह से हमें करना, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल भी ऐसे होता है, आप लोग याद कर लेना अपने बुक से या जो भी सर बताए होंगे आपके। तो शायद सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे जो हमने लिए हुए थे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में इसके अगले पार्ट के साथ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।